मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप फौजदार। मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वो विधा है जहाँ पे चेहरे, मुंह और बालों से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसके लिए सर्जरी करने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षित किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट, बाल प्रत्यारोपण क्या होता है। बेसिकली बाल प्रत्यारोपण वो प्रक्रिया है सर्जरी के द्वारा जहाँ पे सिर के एक भाग से बाल निकालकर दूसरे उस भाग में लगाए जाते हैं जहाँ पे बालों की संख्या या तो ज़ीरो होती है या फिर बहुत कम बाल होते हैं, और इस तरह के लोग अक्सर मरीज़ जो है हीन भावना के शिकार होते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो हम लोग खुद के बाल हैं वही उसी इंसान के भीतर लगाए जा रहे हैं, इसलिए उस बालों के रिजेक्ट होने का यानी उस ग्राफ्ट के रिजेक्ट होने का खतरा बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आती है और ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या क्या परेशानी है इसमें सर्जरी के दौरान आती हैं, क्या क्या परेशानी है सर्जरी के बाद आती है, तो इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, क्योंकि जितने भाग में हम लोग अपना सर्जरी की प्रक्रिया कर रहे हैं उतने पूरे भाग को जो है लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करने के इंजेक्शन के द्वारा पूरी तरह से सुन कर दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से सुन हो जाती है पूरा सर्जरी का फील्ड, और जिस भाग पे लगाया जा रहा है बाल निकालकर वो हिस्सा भी पूरी तरीके से सुन रहता है, इसलिए दर्द का एहसास उस दरमियान बिल्कुल भी नहीं होता है। रही बात उसके बाद में कितना पेन हो सकता है, अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो इसके बारे में भी क्योंकि आपकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, पेन किलर्स चलते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स चलते रहते हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना भी काफ़ी कम होती है और दर्द बिल्कुल नाम मात्र के लिए होता है। क्या क्या सावधानियां लेनी है इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि पहले 2 दिन तक तो आपको उस इतने हिस्से को जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है बिल्कुल टच नहीं करना है। उतने हिस्से को जो हमारे द्वारा जो पैड्स लगाए जाते हैं, जो ड्रेसिंग की जाती है, उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं होता, उसको हटाना नहीं होता। 2 या 3 दिन के बाद जब हम उनको बुलाते हैं मरीज़ को, तो उस समय हमारे द्वारा ही या फिर हमारे प्रशिक्षित टेक्नीशियन के द्वारा उतने हिस्से को किस तरीके से वॉश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ये सारी प्रक्रिया ट्रेनिंग के तौर पर मरीज़ को दी जाती है। जब मरीज़ खुद सीख लेता है, समझ लेता है, तो वो अपने आप ही अगले दिन से ही घर पर स्वतः अपने बालों को, अपने उस सर्जरी वाले फील्ड को किस तरीके से साफ़ रखना है वो खुद कर सकता है। हाँ, ये प्रिकॉशन ज़रूर लेना है कि कुछ भी धूल या गंदगी या किसी भी तरीके के ऐसे पसीने आने वाले एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर पसीना आता है या गंदगी जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने बाल लग सकते हैं, कौन सा व्यक्ति है जो इस सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट है। वेल देखिए, इसकी अभी साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि हर चीज़ का हर सवाल का जवाब है, हर परिस्थिति के लिए उपचार है। अगर आपका आधा सिर भी खाली हो चुका है तो भी पद्धति इस तरह से विकसित हो चुकी है कि उस आधे सर के लिए भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और आवश्यक ये नहीं है कि हम बाल सर के ही लगा के सर में ही लगाएं, मतलब सर के एक हिस्से से हटा के दूसरे हिस्से में लगाएं। वो बाल बॉडी के किसी भी पार्ट से जहाँ पे बाल अधिक हैं वहाँ से लेके भी दूसरे सिरे पे लगाए जा सकते हैं। यानी अगर आपके छाती पे या हाथ या पैर पे बाल अधिक हैं तो वहाँ से बाल लेकर भी आपके स्कैल्प पे, आपके सिर पे लगाए जा सकते हैं, और उनकी सक्सेस रेट लगभग उतनी है। दूसरी बात, हाँ, और कितने बाल लग सकते हैं, इसमें 2000 से लेकर 6000 तक की हमारी लिमिटेशंस होती है। 2000 हेयर फॉलिकल्स से लेकर 6000 हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स का मतलब ये होगा एक बालों का गुच्छा, जिसमें हो सकता है कि 4 बाल हों, हो सकता है 8 बाल हों। उस एक गुच्छे को वहाँ से हटा के हम लगाते हैं तो लगभग, अगर हम 2000 हेयर फॉलिकल लगा रहे हैं तो हम लगभग 8 से 12000 बाल पेशेंट के लगा पाते हैं। इन बालों की आयु कितनी होती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कितने दिन तक लगवाने के बाद ये बाल चलेंगे। वेल, जो बाल निकाले जाते हैं वो हमारा सर का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पर हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, और जो बालों के जो गिरने का जो प्रक्रिया है उसमें उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर्स आगे वाले हिस्से में और स्पेशली ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा होते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से में नहीं होते हैं। तो इसी वजह से अगर आपने किसी भी 60 साल 70 साल के आदमी को देखा होगा, तो अगर उसका पूरा सिर भी बिल्कुल गंजा है लेकिन पीछे की तरफ बाल रहते हैं, उसके पीछे ये साइंटिफिक कारण यही है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा हम सर्जन्स उठाते हैं और पीछे के हिस्से से बालों को लेके आगे लगाते हैं। और क्योंकि वो जो प्रक्रिया, जो भी साइंटिफिक कारण वहाँ पे था प्रोटेक्शन के लिए बालों के लिए, वही साइंटिफिक तरीका यहाँ पे भी वैलिड है। तो जब वहाँ पे बाल 60 साल 70 साल 80 साल पे नहीं गिरते हैं तो फिर ये बाद में भी नहीं गिरते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने खान पान पे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको अपनी बालों की केयर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली है। हाँ, अगर कोई अब मुझसे ये पूछे कि क्या ये बाल जो पीछे की तरफ पहले काले थे तो क्या वो सफ़ेद भी होंगे, वेल इसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसकी साइंटिफिक बेसिस अलग है।
समय के साथ जैसे कि पीछे के बाल भी सफ़ेद या ग्रे होते हैं, वैसे ये बाल भी समय के साथ सफ़ेद या ग्रे होंगे। आप अगर ये मुझसे पूछें कि कितने ग्राफ्ट, मान लीजिए कि आपने 2000 ग्राफ्ट लगाए तो कितने ग्राफ्ट चल जाते हैं, वेल सही तरीके से प्रोसीड किया गया है और मेडिकल कंडीशन पेशेंट की सब ठीक है, स्टेबलाइज है, तो लगभग 95% बाल टेक कर जाते हैं। 2 से 4%, 5% बाल का ग्राफ्ट फेल होना ये बहुत एक अमूमन एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें खर्चा कितना आता है, वेल इस पर सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आपके बाल कितने लगने हैं और कहाँ से लेकर लगाने हैं। अगर आपके बाल सिर्फ सर पे से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लगाने हैं और मात्र 2000 हैं तो लगभग 20 से 25 रुपये पर ग्राफ्ट का खर्चा आता है। अगर आपके ग्राफ्ट अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट से, चेस्ट से लेने हैं, हाथ से लेने हैं या पैर से लेने हैं, तो क्योंकि वो सर्जरी का साइट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 या कभी कभी 40 रुपये पर बाल का भी खर्चा आता है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि इसके लिए सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, क्या अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो क्या मैं करवा सकता हूँ, अगर मुझे ब्लड थिनर्स चल रहे हैं किसी परेशानी के लिए तो क्या मैं बाल लगवाने का प्रक्रिया कर सकता हूँ, वेल सभी प्रोसीजर्स हर पेशेंट में सक्सेसफुल है बशर्ते उनके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए, आपके लिए एंटीबायोटिक्स पहले लेने चाहिए और उस दौरान जो भी प्रोसीजर के दौरान और बाद में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आपके ब्लड थिनर चल रहे हैं, अगर किसी भी कारणवश या तो आपको कोई भी हार्ट संबंधी परेशानी है या कोई और अनुवांशिक बीमारी है जिसके लिए आपको ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने की दवाई चल रही है, तो उस केस में हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जाँचें करानी होती हैं और अगर उन जाँचों में आपका अगर ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग प्रोफाइल जो चीज़ें होती हैं अगर वो ठीक हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपको स्मोकिंग से बच के रहना है, स्मोकिंग बिल्कुल आप नहीं करेंगे उस दौरान जब आपकी हीलिंग वाला फेज़ चल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से लगभग जो सभी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं जो अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं, जिनका हम अक्सर जवाब देते हैं, तो ये सभी सवाल मैंने आपको दिए हैं और इसके माध्यम से आपको सारी जानकारी आपको मिली गई हुई। इसके बाद भी अगर कुछ आप जानकारी लेना चाहें तो हमारे चैनल में और आप सब्सक्राइब करते रहिए और जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।